दरवाजो बंद कंदो, शेड अचे थो दरवाजे जो। सुने भाई, जो इंटर बायो है आपकी, वो ओनली 6 चैप्टर इंक्लूड है। अभी हम आज स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन से, जिसके टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन, यूकैरियोट की इवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट, लामार्किज्म एंड डार्विनिज्म और एविडेंस। इंट्रो में स्पेशल क्रिएशन हो जाएगी। ये 4 टॉपिक्स हैं, हमें 3 दिन में आज ये पूरा करेंगे इंशाल्लाह, और लामार्क को भी टच करेंगे, और कल लामार्क और डार्विनिज्म को कंप्लीट करेंगे, परसों एविडेंस हो जाएंगे। उसके बाद जेनेटिक्स को 3, 4, 5 दिन देंगे। बाकी रिप्रोडक्शन में 2-3 टॉपिक्स हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन को मिला के 5 से 6 दिन में कवर कर लेंगे। ये आपका टोटल सिलेबस है, ये 6 चैप्टर हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट बची भयो छा, सपोर्ट एंड मूवमेंट, इसको भी हम 3 दिन में पूरा करेंगे। इसके 3 दिन, इसके 3 दिन, इसके 5 दिन, इसके 2 से चलो 3 दिन दे दें, ये भी 3 दिन, ये भी 3 दिन। दिन हो गए 18, मतलब 3 दिन और ऐड कर लें, 21 दिन में हमारी इंटर पूरी होगी। कभी 15 पंजवी है। चलो भाई, 21-22 दिन में हो जाएगी इंटर। अभी हम स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन की। What is the difference? Evolution, mutation, change. अडाप्टेशन। सुने भाई, एक ऑर्गेनिज्म में एक म्यूटेशन हुई, एक चेंज आई। म्यूटेशन में भी साइलेंट पता है ना, अगर नहीं है साइलेंट, चलो एवोल्यूशन में उसने हिस्सा लिया, एक चेंज आई, अगले साल या अगली जनरेशन में एक चेंज आई, उसके बाद वाली जनरेशन में एक आई, उसके बाद वाली जनरेशन में 2 आई, उसके बाद वाली में कोई नहीं आई, उसके बाद वाली में 1-2, ये साल गुजर गए, हजारों ईयर्स गुजर गए, मिलियंस ईयर। चलो हजारों साल, लाखों साल गुजर गए। अब बताएं, एक म्यूटेशन हुई है बहुत सारी, अब बहुत सारी म्यूटेशन की जो चेंज आई है वो थोड़ी आई होगी, या बहुत, एक म्यूटेशन एक चेंज है। जब बहुत सारी म्यूटेशन, बहुत सारी चेंजेस लाएं, और जो ऑर्गेनिज्म हो 1000 साल पहले जो था ऑर्गेनिज्म, और हजारों लाखों साल के बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो अब चेंज हो गया है, इतना चेंज हो गया है कि ये बाप दादा है और ये हजारों साल का इनसे ही इनका डिसेंडेंट है। ठीक है, डिसेंडेंट है, ऐसा नहीं कह रहा कि इसका होता है 2 जनरेशन के बाद है, 3 के बाद, हजारों लाखों जनरेशन के बाद है, मगर इसी खानदान से, इसी स्पेशी से। अब इतना चेंज हो गया है कि इसको हम एक स्पेशी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो जेनेटिक्स है इसके अंदर बड़ी चेंज आ गई है, मतलब क्रोमोसोम में, मतलब जीनोम में, और इसके कैरेक्टर में, इसकी एडाप्टेशन में। तो अगर, क्या मैं ये कह सकता हूं, ये जो ये ऑर्गेनिज्म था, एक नहीं था, ये लाखों थे, थोड़ी था दुनिया में, लाखों थे ये भी। अब किसी एक से ये जो चली है पीढ़ी, पायलट लाइनेज जो चली है, किसी एक से चली है, तो ये उनमें से ही है, मगर इसके कुछ ऐसे मेंबर होंगे जिनमें चेंज नहीं आई या कम आई है। समझ आ रही है? इनमें से जो ऑर्गेनिज्म जितने माइग्रेट करेंगे उनके अंदर ज्यादा, क्यों उनके अंदर ज्यादा चेंज क्यों आएगी? क्योंकि माइग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज लाएगा।
इस ऑर्गेनिज्म को चेंज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अपने आप के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर, अपनी जेनेटिक्स के अंदर चेंज लानी पड़ेगी। उन कैरेक्टर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अडॉप्ट मतलब जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना, ताकि सर्वाइवल हो सके। समझ आ रही है? क्या पूछूं मैं? एक प्लांट है बहुत बड़ा, बड़े साल्ट रिक्वायर करता है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अब ऐसे एनवायरमेंट में उसको लगा दिया कि मिनरल्स हैं इनमें, जमीन में मिनरल्स, अचानक उसके अंदर चेंज आ गई, उसकी हाइट कम हो गई, वो प्लांट छोटा पड़ गया। अभी बताएं, इसका छोटा होना इसके लिए फायदेमंद हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अभी मिनरल थोड़े इस्तेमाल करेगा। अगर इसके एक भाई के अंदर चेंज नहीं आई, अब बताएं इन दो में से चेंज किसके पास आई है? छोटे के पास। और बड़े के पास चेंज, चलो इसके अंदर आई, मगर फ्लावर से रेड कलर से व्हाइट कलर के फ्लावर बन गए, ये चेंज आई। मगर क्या ये फ्लावर का चेंज होना मिनरल के कम होने की कमी पूरी कर सकता है? ये चेंज आई तो है, मगर इसके एवोल्यूशन में काम की, अडाप्टेशन में काम की। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो चेंजेस हो रही हैं वो नॉट ऑलवेज टेक पार्ट करेंगी एवोल्यूशन में। समझ आ रही है? वो ऑर्गेनिज्म में चेंज आए जो एनवायरमेंट को पसंद आ जाएं, वो ऑर्गेनिज्म में चेंज आ जाएं जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, ऑर्गेनिज्म को अडॉप्ट करने में हेल्प करें। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म जानबूझ के भी चेंज नहीं ला सकता कि भाई मेरे फलां जीन में म्यूटेशन हो जाए क्योंकि ये एनवायरमेंट थोड़े मिनरल वाला है, मेरी हाइट कम हो जाए। ऐसा थोड़ी होता है। म्यूटेशन बाय चांस होती है। हजारों लाखों ऑर्गेनिज्म है, उनमें से एक के अंदर म्यूटेशन हुई, एक की हाइट छोटी, बाकी लाखों के लाखों बड़े थे, सारे हैज गॉन। अडॉप्ट कर सकेंगे? खत्म हो गए। तो जिसने रहना सीखा, ये रहना सीखा। 50 साल बाद एक और चेंज आई, कौन सी पता है? सपोज करें वो चेंज आई कि इंसेक्ट आ गए और वो रेड फ्लावर्स को खा रहे हैं, पी रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? गंदम के फ्लावर रेड होते हैं, गंदम के फ्लावर का कोई कलर नहीं होता, पेटल और सेपल दोनों ग्रीन होते हैं। इन्होंने ये अडाप्टेशन की है कि भाई फ्लावर को कलरफुल नहीं बनाना, ये जो इंसेक्ट हैं ये ज्यादा डैमेज कर रहे हैं फ्लावर्स को। तो गंदम ने अपने आप को चेंज कर दिया, फ्लावर को ढांप लिया। तो ये चेंज आ गई। अभी जिन प्लांट के अंदर, इन छोटे प्लांट में 1000 साल के बाद बात कर रहा हूं, इन्होंने अपने फ्लावर को कवर कर लिया, इन्होंने फ्लावर को कवर नहीं किया, इन्होंने फ्लावर वही बनाए, कौन से? रेड वाले। ठीक है, तो किस पर इंसेक्ट ज्यादा अटैक करेंगे? अब 50 साल के बाद, 50 जनरेशन के बाद, 2 जनरेशन के बाद इसके अंदर जो चेंज आई वो काम की थी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, और इसके अंदर चेंज नहीं आई या कोई और आई, रूट बड़ी हो गई, अच्छी हो गई, ताकत वाली हो गई, ये हो गया, कोई काम की नहीं ये चेंज। मेरे कहने का मकसद ये है, एवोल्यूशन एक बड़ी चेंज है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बड़े टाइम के बाद आएगी। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस, है ना? समझ आ रही है? एवोल्यूशन एक बड़े लंबे प्रोसेस का नाम है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो है, ऑन गोइंग है, चलती रहती है, रुकती नहीं, हो रही थी, हो रही है, हो रही होगी, कंटिन्यू एवोल्यूशन है। और म्यूटेशन आप समझ गए हैं, म्यूटेशन के 2 टाइप, हेरिटेबल एंड हेरिटेबल। मतलब अगर यूवी रेडिएशन आया हाथ में, एक सेल को उसने उसके जीन को म्यूटेंट कर दिया। सेल म्यूटेंट पता है कौन सा हो गया? लिवर बनाने वाला जीन म्यूटेंट हो गया, लिवर बनाने वाला। अब जो अगली जनरेशन आएगी उसमें लिवर बनेगा। क्यों बनेगा? ये जो चेंज आई है सोमेटिक सेल में आई है, जो बच्चा पैदा होगा वो जेमेटिक सेल से बनेगा। तो ऐसी चेंज जो जेमेटिक सेल में ना आए, जो सोमेटिक सेल में आए, वो नॉन हेरिटेबल होती है। ये एवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। अच्छा, अगर गैमेट में चेंज आ जाए, स्पर्म में, एग में, तो होगी ट्रांसफर। जायगोट में, अर्ली एम्ब्रियो में, लेट एम्ब्रियो में, मे और मे नॉट। क्यों?
लेट एम्ब्रियो मतलब गेस्यूला ना, गेस्यूला आखिरी एम्ब्रियो है ना, उसके बाद तो ऑर्गन बनेंगे, उसके बाद तो बच्चे को फीटस कहेंगे। लेट एम्ब्रियो मतलब एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म बन गई है। अब एक्टोडर्म में म्यूटेशन हुई है, एक्टोडर्म से जर्माइनल सेल थोड़ी बनेंगे, जर्माइनल सेल तो मेसोडर्म से बनेंगे। इसके भी किसी एक पर्टिकुलर एरिया से 2-4-5 सेल होंगे जिनसे टेस्टिस एंड ओवरीज को बनना है। तो अगर एक्टोडर्म में आ रही है, एंडोडर्म में आ रही है, ये नॉन हेरिटेबल हो गई। जितनी डिफरेंशिएशन हो जाएगी उसके बाद म्यूटेशन आएगी, चांसेस हेरिटेबल के कम है। समझ आ रही है? आवाज क्यों स्लो है भाई? बहुत तेज बोल रहा हूं मैं। ये एवोल्यूशन है। अब कुछ साइंटिस्ट हैं जो कह रहे हैं कि भाई देयर इज नो एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कह रही है कि पहला जो ऑर्गेनिज्म था बायोजेनेसिस से बना था, अब जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहे हैं। सबका कॉमन एंसेस्टर आर्की बैक्टीरिया है, दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म। आर्की बैक्टीरिया से बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी से अल्गी, अल्गी से ब्रायोफाइट, ब्रायो से टेरिडोफाइट, टेरिडो से जमनो से एंजियोस्पर्म, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ये प्रोटोजुआ, प्रोटोजुआ से एनिमल, ये बैक्टीरिया से फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा से ये फंजाई। ये आपका हो गया ब्रायोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म तक प्लांट किंगडम। ये आपकी अल्गी और ये प्रोटोजुआ और ये फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, ये हो गया डस्टबिन प्रोटिस्टा, और ये एनिमल किंगडम, ये फंजाई किंगडम। 4 हो गए। ये वाले प्रोकैरियोटिक, मगर अभी बात करें तो ये डोमेन आर्किया है और ये प्रोकैरिया है और ये 4 यूकैरिया है। बात समझ आ रही है? तो ये एवोल्यूशन है। और ये कहलाते हैं, और साइंटिस्ट क्या क्या कहलाते हैं? साइंटिस्ट एवोल्यूशनिस्ट। और ये कह रहे हैं जो इंसान है, एनिमल में जो इंसान है वो बंदरों से बना हुआ है। अब इंसान से पता नहीं कौन सी स्पीशीज बनेगी, बन रही है, चेंज आ रही है, मगर ये हजारों लाखों साल के बाद पता चलेगा कि इंसान से कौन सी स्पीशीज बन रही है। ये एवोल्यूशनिस्ट का मानना है। मतलब एवोल्यूशन हो रही है, नई स्पीशीज बन रही है, स्पीशीज का नंबर फिक्स नहीं है। मगर दूसरे वाले साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस साइंटिस्ट, वो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि भाई कोई इवोल्यूशन नहीं है, क्रिएशन है। जो क्रिएटर है उसने सारी चीजें क्रिएट की हैं, जो भी ईच एंड एवरी स्पीशीज है, अकेले अकेले सबको जुदा 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 क्रिएट किया गया है। कोई स्पीशीज किसी दूसरी स्पीशीज से इवॉल्व नहीं हुई। और ये चेंज आएगी, चेंज को मानते हैं, म्यूटेशन होगी, मगर उस चेंज नॉट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नई कोई स्पीशीज, नया कोई ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज उसे कहेंगे नहीं अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनिस्ट। ये तो कहते हैं स्पीशीज बनेगी नहीं, जो बनी है वो बस फिक्स है और कोई नहीं बनेगी। जितने भी साइंटिस्ट हैं जो क्रिएशन को मानते हैं, वो जो है एवोल्यूशनिस्ट, वो कहते हैं कि स्पीशीज उसको कहेंगे जब एक ऑर्गेनिज्म के से फाइलेटिक लाइनेज चलती आए हजारों साल के बाद, उसके कुछ ऑर्गेनिज्म इधर रहें, कुछ उधर रहें, कुछ इधर रहें, सारी दुनिया में फैल जाएं, और जो इधर रह रहे हैं उनके अंदर बड़ी चेंज, जो इधर रहे हैं उनके अंदर बड़ी चेंज, इधर रह रहे हैं उनके अंदर बड़ी चेंज। कोई ऐसा होगा जिनके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, वो सिमिलरिटी है। हजारों साल पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे, या मान लें बिल्कुल थोड़ी चेंज है, इसको हम एवोल्यूशन नहीं कह सकते, नई स्पीशीज नहीं कह सकते। समझ आ रही है? इसमें सवाल अभी इन सब में से जो दूर दूर रहे हैं और जो करीब रहा है, सेम रहा है, इनमें से स्टेबलाइजेशन एवोल्यूशन कौन सी कहलाएगी? सेम स्लो एवोल्यूशन ये होती है, ये रेयर एवोल्यूशन ऐसे होती है। बाकी जो एवोल्यूशन है असल, वो जितने ऑर्गेनिज्म दूर माइग्रेट करेंगे, नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करेंगे, उतनी ज्यादा चेंज आएगी, नए नए कैरेक्टर अक्वायर करने पड़ेंगे, तो चेंज तेज होगी, तो एवोल्यूशन तेज होगी। इसको कहते हैं डायरेक्शनल एवोल्यूशन। डायरेक्शनल एवोल्यूशन माइग्रेशन से होती है, अडाप्टेशन ज्यादा होती है, कैरेक्टर नए ज्यादा अडॉप्ट होते हैं। समझ आ रही है? तो कौन सी एवोल्यूशन जनरली होती है? डायरेक्शनल। अगर जो 17th सेंचुरी चल रही थी उससे 18th स्टार्ट हुई, इंडस्ट्री लग गई, इंडस्ट्री में इतना जोर दिया, पॉल्यूशन 200
20 की स्पीड पर बढ़ गई, पॉल्यूशन बढ़ गई, इन्वायरमेंट खराब हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, रेडिएशन आ गए, यूवी ने म्यूटेशन का रेट बढ़ा दिया। अभी बताएं कौन सी इवोल्यूशन होगी? बड़ा फेवरेट इंस्टीट्यूट है एग्जामिनर का और मेरा भी, ये किसी न किसी एंगल से देता है। ये डायरेक्शनल इवोल्यूशन हो गई, समझ आ रही है? चलो जी भाई, ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे हैं ना, दुनिया एक टुकड़ा थी, अब 7 कॉन्टिनेंट बन चुके हैं। कुछ तो ऐसे कंट्री हैं किसी कॉन्टिनेंट के साथ नहीं, करीब हैं, समंदर के अंदर हैं, चारों तरफ पानी है, जिनको आइलैंड कहते हैं, जैसे इंडोनेशिया, ये वो कैरेबियन कंट्रीज बहुत सारे। अभी मुझे बताएं, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर किवी बर्ड है ना, उड़ नहीं सकता, कहीं नहीं गया, वहीं पे है। हाथी जो है, एलिफेंट, इंडिया के अंदर है, अफ्रीका के अंदर है, वेरी रेयर पाकिस्तान के अंदर, नहीं तो इंडिया और अफ्रीका के अंदर बस। कहाँ भाग सकता है हाथी? उड़ सकता है, दरिया को क्रॉस कर सकता है, माइग्रेट नहीं कर सकता ये इतना, तो इसके अंदर रिवॉल्यूशन नहीं आई, इसके अंदर स्टेबलाइजेशन है। हाथी की जितनी जनरेशन देखेंगे उनके अंदर ज्यादा चेंज, जो स्पेसिफिक पैटर्न वाले होते हैं ना, जो एक जगह पे रहते हैं, जिनकी माइग्रेशन रेट स्लो होती है, वो इवॉल्व कम करते हैं, समझ आ रही है? और जो परिंदे हैं उड़ रहे हैं, कभी सिंध में आ रहे हैं, कभी टर्की जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, मैं सही बात कर रहा हूँ, रशिया वाले आते हैं हमारे पास। रशिया में वो जो बर्फ पड़ जाती है ना, बड़ा ऊपर है, सारे वहां से उड़ के साउथ एशिया हमारे पास आ जाते हैं। हमारे लोग फिर वो हंट करके मार देते हैं उनको, जो हमारे रिवर से में आते हैं। एक है ना रिवर जिसको कहते हैं बर्ड की कोई झील, खालेजी लेक है ना सिंधी, हाँ खालेजी लेक जो नालो आहे उनके लेक ऑफ बर्ड्स चयो वेंदो आहे, उनमें बर्ड्स लहंदा आहिनि, उर्दू में भी हालेजी लेक, हालेजी सिंध में है, हालेजी लेक शायद छठा में है, हाँ वहीं पर ही है। सीजर जामशोरो में आहे न, सीजर जामशोरो में और छठा में पक थी वञे। वरी बि तव्हां ॾिसजो, जीके त नथो पढ़ायां, मां वटि ॻाल्हि थो कयां, अचो ऑनलाइन वारा छा था चवनि, अखियुनि जे लाइ सुठो आहे, बिना पैसनि जे घुमनि था, तव्हां बि पर लॻायो पंहिंजो पाण खे। हाँ भाई सुने, अभी आ गए हम एक कॉन्सेप्ट पर, जिसको कहते हैं प्रो कैरियोट से यूकैरियोट की इवोल्यूशन। और इसके 2 तरीके हैं, कौन से पता है? एक तरीका है एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी और दूसरा तरीका है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन को नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी 2 ऑर्गेनेल को सपोर्ट करती है, ओनली 2 को। एक सपोर्ट करती है एवोल्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम प्रोकैरियोट, और दूसरा क्लोरोप्लास्ट की इवोल्यूशन भी फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया की इवोल्यूशन फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया। ये मानना है एक छोटी बैक्टीरिया है जो एरोबिक है, एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनाती है। उसने कभी चक्कर लगाया किसी बड़ी एमोबाइड सेल, बड़ी बैक्टीरिया के अंदर, और ये बड़ी बैक्टीरिया क्या थी? एनएरोबिक थी। तो ये एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी बना रही है? एनएरोबिक 2 ना, 2, और वो 38 प्रोकैरियोट है, 38 मानेंगे। चलो तो भाई 38 एटीपी बना रही है, ये यहाँ पे आके रह गई, इसके अंदर इंटर हुई, इंटर होने को कहते हैं एंडो, और इसने रह के होस्ट को नुकसान ना दिया और ना इसके होस्ट में इसको। हमारे पास अगर पैथोजन आते हैं, या तो वो हमें हार्म करते हैं या हम उनको मार देते हैं, मगर यहाँ पे जो रिलेशन रहा वो फ्रेंडशिप वाला रहा, सिम्बायोटिक रिलेशन रहा, एसोसिएशन बिटवीन 2 पार्टनर, जिनमें दोनों एक दूसरे को नुकसान ना दें, फायदा में भी दोनों का हो सकता है,
ये भी एक, अगर दोनों का तो म्यूचुअलिज्म, एक का तो कॉमेंसलिज्म, पता है ना। चलो, तो ये बैक्टीरिया अंदर गई, अभी मुझे बताएं, अगर कोई आपके अंदर पैरासाइट रह रहा है, उसको टेम्परेचर बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि उसका भी 37 साल का भी वो आपके एनवायरमेंट में रह रहा है, टेम्परेचर से वो टेंशन फ्री, भाई वो करेगा, मेंटेन करेगा, यानी आप और हम करेंगे मेंटेन, वो मजे से रहेगा। तो ये उसकी एक एक्टिविटी, एक बोझ, एक बर्डन कम हुआ, इससे बहुत सारे बोझ जो रह रहा है अंदर जाके उसके कम हो गए। एनवायरमेंट से लेना देना, एब्जॉर्प्शन करना, ये करना, फूड लेना, बचना, प्रोटेक्शन करना, पैथोजन से बचना, सारे टेंशन फ्री। कौन सा? ये बाहर वाला अंदर जो गया। तो यह एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा है, ये अपने आप के अंदर पूरी यूज नहीं हो रही, बच रही है एनर्जी। ये एनर्जी दे रहा है हाथ को, लो भाई खा लो, तुम भी जी लो, 2 ग्लूकोज से एटीपी बना रहे हो, मैं 2 3 4 यूज करके सारी आपको दे रहा हूँ। तो इसको एनर्जी मिल रही है और उसको रहने की जगह मिल रही है, खाना पीना फ्री में ये खा रहा है। समझ आ रही है? बाहर से कौन खाना लाएगा? बड़ा वाला। मगर बड़ा वाला खुद रिस्पायर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जो मेहमान आया है वो 1 ग्लूकोज से 38 एटीपी यूज कर रहा है, 8 वो खुद यूज कर रहा है, 30-35 दे रहा है। फायदा है ना। चलो, 10 गुना 20 गुना फायदा हो रहा है इसको, ये भी टेंशन फ्री, वो भी टेंशन फ्री। तो इनका ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन बरकरार रहा, इसने वो जीन खत्म कर दिए, इसने वो जीन खत्म कर दिए जो अकेले रहने में हेल्प करते थे, एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करना, लड़ना झगड़ना, ये करना, टेम्परेचर बैलेंस करना। मैंने कहा भाई मैं उसके अंदर रह रहा हूँ, सारी ड्यूटी उसकी, मेरा काम है बस सांसें लेना। जैसे फ्रॉग जाता है हाइबरनेशन में, तो वो कहता है मैं अभी कुछ नहीं करूंगा क्योंकि खाना कम है, 4 माह निकालने हैं, तो अभी सिर्फ सांसें लेनी है, वाइटल एक्टिविटी चलानी है, और ये 4 माह हाई टेम्परेचर वाले या सर्दी वाले स्किप करने हैं। समझ आ रही है? तो ये इसका खर्चा क्या हो रहा है? बिल्कुल कम, और इसका ये फ्री में खा रहा है, नहीं मेहमान का खा रहा है ना, तो दोनों खुश हैं। तो ये लीडिंग टू द, ये बन गया रेस्पिरेशन करने वाला बैक्टीरिया, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर देखें, डीएनए इसका सर्कुलर प्रोकैरियोट जैसा, डीएनए में गुआनिन साइटोसिन रिच प्रोकैरियोट जैसा, डीएनए के अंदर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम 70S। अगर आप देखें डिवीजन, बाइनरी फिशन, समझ आ रही है? क्रिस्टी मेसोसोम की तरह एंजाइम सारे मेम्ब्रेन पर लगे हुए हैं, अंदर कोई ऑर्गेनेल नहीं है। तो सारे जो सिस्टम मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन का रेशो जो है प्रोकैरियोट की तरह, सारी प्रॉपर्टीज बता रही हैं कि डीएनए में इंट्रॉन नहीं, ओनली एक्सॉन, रिप्लिकेशन की एक ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, सारी प्रॉपर्टीज बता रही हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया असल में यूकैरियोट का अपना पार्ट नहीं है। इसके सारे फीचर, जब माइटोकॉन्ड्रिया बना था बैक्टीरिया से, तब इंसान कोई था, मगर कह रहे हैं ऐसा हुआ होगा बेस्ड ऑन द एविडेंस। ये सारे एविडेंस हैं, ठीक। सुने भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी का भी किस्सा ऐसा है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी बड़े जियांट बैक्टीरिया के अंदर एंटर हो गई, और ये लाइट के अंदर जा सकती है ना, सेल के अंदर, ये लाइट को इस्तेमाल करे अपना खाना खुद बना रही थी, खुद बना के खुद भी यूज कर रही थी, उसको भी दे रही। सिमिलर ये ज्यादा एटीपी बना रहा था, ये ज्यादा ग्लूकोज बनाएगा, इसको कहेगा तुम मेटोट्रॉप हो ना, तुम बस बाहर से खाना ना लो, कोई जरूरत नहीं, मैं बना रहा हूँ, मैं आप भी खाऊंगा, आपको भी दे दूंगा। तो रेस्पिरेशन ये खुद कर रहा है, इसके पास कोई रेस्पिरेटरी, कोई ऑर्गेनेल, कोई मेम्ब्रेन है, मगर ग्लूकोज का बनना यानी फोटोसिंथेसिस ये बैक्टीरिया कर रही है अंदर जाके। एंडोसिम्बायोटिक रिलेशन हो गया सेम, और सेम प्रूफ है कि डीएनए और जीसी रिच और इंट्रॉन और राइबोसोम 70S, बाइनरी फिशन, ये सारी प्रॉपर्टी, लिपिड प्रोटीन रेशो, सारी प्रॉपर्टी प्रोकैरियोट वाली किसी इस चीज की, इसको आज हमने कहा ये बन गया क्या? क्रोमेटोफोर। सुना है? क्रोमेटोफोर बैक्टीरिया से न्यूक्लियोसोम बनता है, इस पर पिगमेंट लगती हैं, न्यूक्लियोसोम से टुकड़ा टूट जाता है और ये वेसिकल बन जाती है साइटोप्लाज्म में आके, इस पर ये वेसिकल होती है, मेम्ब्रेन लगी होती है, और ये फोटोसिंथेसिस करती है। क्रोमेटोफोर मतलब, फोर मतलब स्टॉक, फोर मतलब स्टॉक, और क्रोमेटो मतलब कलर। ये कोई स्टॉक है, कोई लकड़ी है, कोई वेसिकल है जिस पर लगी हुई है क्या?
पिगमेंट, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये इवॉल्व इनटू द थैलाकॉइड। ये क्रोमेटोफोर फ्यूचर का थैलाकॉइड। नहीं सुना? एक क्लोरोप्लास्ट है, एक ग्रेनल दूसरा, तो क्रोमेटोफोर पहले थैलाकॉइड में कन्वर्ट हुई, थैलाकॉइड आपस में मिले नहीं, थैलाकॉइड सेपरेट हैं, तो क्रोमेटोफोर लीड्स टू द थैलाकॉइड। कौन सा क्लोरोप्लास्ट बना? एग्रेनल चौन है। एग्रेनल से इन्होंने सोचा भाई मिलके रहना है, थैलाकॉइड 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 मिलेंगे, इंटरलिंकिंग होगी, बैलेंस होगा, पानी का लेना देना होगा, ये वो सबको मिला के ये बन गया आपका अच्छे टाइप वाला क्लोरोप्लास्ट, जिसको कहते हैं ग्रेनल। ग्रीन कहाँ गया? स्लाइड नंबर दूसरी। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है कहाँ गई? ये एल्गी, एल्गी एल्गी, इसके अंदर ग्रेनल नहीं है, एग्रेनल है। बाकी इन सब के अंदर, प्लांट के अंदर ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। समझ आ रही है बात? चलो, तो ये इसकी इवोल्यूशन इनटू द कौन सा ऑर्गेनेल बन गया? ब्लू ग्रीन एल्गी से क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की साइज, माइटोकॉन्ड्रिया की साइज ये बैक्टीरिया जितनी है, ब्लू ग्रीन एल्गी जितनी है, तो इसीलिए हम इनको मानते हैं ये हमारे अपने पार्ट यूकैरियोट के, नहीं प्रोकैरियोट सेल आकर ये एज ऑर्गेनेल काम कर रहे हैं। जब सेल हैं तो ऑर्गेनेल क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको? जब सेल हैं तो ऑर्गेनेल क्यों कह रहे हैं? ऑर्गेनेल की डेफिनेशन क्या है? जो सेल के लिए काम करे, तो ये सेल के लिए काम कर रहे हैं। अपनी इन्होंने डेजिग्नेशन जो है वो कम कर दी है, डिमोट करवा दिया है इन्होंने, प्रमोशन से पीछे आ गए हैं और खुश हैं बड़ा। सुने भाई, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की इवोल्यूशन बाय सेकंड तरीका कौन सा? इनवेजिनेशन। ये है डीएनए सर्कुलर, ये है मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब सारे जितने भी ऑर्गेनेल है ना, मैं मानता हूं जिस थ्योरी को, अगर एवोल्यूशन को मान लें तो 2 मिनट के लिए, तो ये थ्योरी सबसे सही है, मगर ज्यादा माना जाता है एंडोसिम्बायोटिक को। क्यों? क्योंकि उसके एविडेंस ज्यादा है, एविडेंस उसके ज्यादा है, मगर वो 2 ऑर्गेनेल पे पड़ रही है और ये सारे के सारे ऑर्गेनेल पे पड़ रही है। ये सपोर्ट करती है सबकी इवोल्यूशन की। कैसे? सुनिए, अब डीएनए को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये बना मीजोसोम, है ना, ये बना मेम्ब्रेन से मीजोसोम, और इन मीजोसोम मतलब सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेटेड, ये आ गई, ये आके ऐसे इसमें ऐसे कवर बना के ये इधर से टूट गई भाई, ये बन गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये ऐसे आ गई इधर से, ये इधर से आ गई ऐसे, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन बनी है और ये न्यूक्लियर के पोर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई और ये न्यूक्लियस बन गया। ये न्यूक्लियस की इवोल्यूशन बाय सेल मेम्ब्रेन के इन्वेजिनेशन से, और इस मीजोसोम में आके यहाँ पे लगा, यहाँ पे लग के ऐसे 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 ये फोल्ड बनाता आया, फोल्ड बनाता आया, और ये ईआर की इवोल्यूशन। ईआर से वेसिकल बने, वेसिकल से गोल्जी बॉडी का बनना आप सबको पता है, गोल्जी बॉडी से ग्लायोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, स्टेरोसोम बन गए, रेटिक्यूल बन गया, सारे ऑर्गेनेल आ गए, बाकी बचा राइबोसोम। राइबोसोम के लिए तो कोई थ्योरी है ही नहीं, वो तो सीधा कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है कि डीएनए से बनता है आरआरएनए और एमआरएनए, एमआरएनए जाके प्रोटीन बनाता है और आरआरएनए और प्रोटीन मिलके राइबोसोम बना लेते हैं। समझ आ रही है? यूकैरियोट में राइबोसोम कहाँ से बनता है? न्यूक्लियोलस से। पता है न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस इकट्ठे किया हुआ, जमा किया हुआ राइबोसोम का रॉ मटेरियल है। डीएनए ने आरएनए प्रोटीन को बना के इकट्ठे कर लिया है। जब भी राइबोसोम की नीड हो जल्दी आ जाना, एक नहीं हजारों, एक टाइम दे दूंगा। कौन कह रहा है? न्यूक्लियस कह रहा है कि मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा हुआ, मतलब न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है। तो प्रोकैरियोट ने कहा भाई हमें अपना एनवायरनमेंट नहीं है, हम खुद साइटोप्लाज्म में रह रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं है, एनवायरनमेंट सेम लगा पड़ा है फॉर सारे रिएक्शन, हम न्यूक्लियोलस बना के नहीं रख सकते, आइसोलेटेड नहीं है हम। जब आपको राइबोसोम की जरूरत पड़े, हमारा डीएनए आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनवाएगा, और फिर उनको मिला के एक राइबोसोम एट अ टाइम दे सकते हैं। समझ आ रही है बात?
प्रोकैरियोट में एक ही इन्वायरमेंट फॉर सारे रिएक्शन। यूकैरियोट की इवोल्यूशन क्यों हुई कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, उसको अपनी पीएच चाहिए, क्लोरोप्लास्ट को अपनी पीएच चाहिए, बेसिक में काम करता है वो। और जो लाइसोसोम है उसको तो सबसे एसिडिक पीएच चाहिए, गोल्गी बॉडी को 6 और 7 के बीच चाहिए, ऐसे ईआर को भी 6-7 के बीच। हर किसी की पीएच क्या है, अलग अलग। प्रोकैरियोट ने जुल्म किया था, एक ही मीसोसोम पर सारे रिएक्शन, गोल्गी बॉडी के, इसके, उसके सारे, मतलब एक ही इन्वायरमेंट। अगर एक रिएक्शन के लिए पीएच सही है तो दूसरे के लिए गलत। समझ आ रही है? तो प्रोकैरियोट से यूकैरियोट की इवोल्यूशन ये हुई कि जितने रिएक्शन है उनको अलग अलग इन्वायरमेंट दिया जाए। समझा? मैं कहता हूं अगर फैक्ट्री है 5-6 आइटम बना रही है, एक ही रूम में 5-6 आइटम नहीं बननी चाहिए। हर आइटम बनने के लिए अलग अलग रूम चाहिए, कॉर्नर चाहिए। तो बस यूकैरियोट ने कॉर्नर दे दिए हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्रोमेटोफोर साइटोप्लाज्म में पड़ा था नहीं भाई, अब आपको 2 लेयर से लपेट रहे हैं, जाके आराम से मजे से अपने एनवायरनमेंट में सुकून से फोटोसिंथेसिस करो। माइटोकॉन्ड्रिया को ये किया वो किया, भाई माइटोकॉन्ड्रिया का काम कहाँ पे हो रहा था? प्रोकैरियोट। तो मीसोसोम इज मेम्ब्रेन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पिरेटरी चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे लगी हुई थी? अब मैं बना रहा हूँ, ये मीसोसोम पे लगी हुई थी। प्रोटीन कहाँ से आए? डीएनए आरएनए राइबोसोम से लगी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो डीएनए के पास है ना, तो उस डीएनए के टुकड़े को तोड़ के, समझे मेरी बात, कौन से डीएनए के टुकड़े को? जो रेस्पिरेशन के लिए प्रोटीन बना रहा है, रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम बना रहा है, इसको तोड़ के, इसको कहा आपको हम सेल मेम्ब्रेन से कवर कर देते हैं। अब ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। एक नहीं 2 मेम्ब्रेन से कवर कर दिया इसको, इन्वेजिनेट किया एक डीएनए के टुकड़े को जो कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर ओनली रेस्पिरेशन, और एक डीएनए के टुकड़े को मेम्ब्रेन से कवर कर लिया जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए एंजाइम वगैरह ये वो सारे सिस्टम बनाता है। ये बन गया क्लोरोप्लास्ट। समझ आ रही है? अगर पूछे इन्वेजिनेशन से कौन से ऑर्गेनेल डायरेक्ट बने हैं सेल मेम्ब्रेन की, इन्वेजिनेशन से कौन से डायरेक्ट? न्यूक्लियस डायरेक्ट, ईआर डायरेक्ट, क्लोरोप्लास्ट डायरेक्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्ट। गोल्गी बॉडी ईआर से, गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम इनडायरेक्ट, गोल्गी बॉडी से ग्लाइकोसोम, गोल्गी बॉडी से पेराक्सोसोम, स्टेरोसोम, वैक्यूल सारे। ठीक हो गया इधर? ये आपकी इन्वेजिनेशन थ्योरी है। आई होप समझ गए होंगे कि इन्वेजिनेशन और इसमें क्या फर्क है। टाइम इज ओवर नाउ, so we have to leave the class right now. हेलो बात।